दुरानी साहब, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने ये जो बातें कर रहा था कि आप उस तबके में की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि हीलिंग टच होना चाहिए, आगे की बात करें, आगे कैसे जाना है, इन हालात में कैसे आगे जाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसब आपने बड़ा मतलब बहुत ही वजाहत से सारी हालात को बता दिया। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और किसी बात में टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्शन से पहले से हमने ये बात कहनी शुरू की थी कि पाकिस्तान के मसलों का हल जो है वो इस वक्त रिकन्सिलिएशन में है और रिकन्सिलिएशन जो है वो ही हमें आगे ले जा सकती है और वही एक रास्ता है। लेकिन हर एक ने रिकन्सिलिएशन का वर्ड तो यूज़ किया, लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ अमली इकदाम किसी ने उठाने से परहेज़ किया। और रिकन्सिलिएशन अगर होनी भी हो तो वो डेफिनेटली ताकतवर ने करनी होती है। कमज़ोर तो क्या रिकन्सिलिएशन कर सकता है और किस चीज़ की कर सकता है। अब ये हुआ कि दबाते 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 इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के अमल से पहले 8 फरवरी तक इलेक्शन के बारे में पुरयकीन बना दिया गया था कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है, बल्कि 77 से भी ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन है। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो रिज़ल्ट ने ये बताया कि अवाम जो है वो इस दफ़ा किसी और तरह के अवाम है और उन्होंने तमाम दबाव, तमाम डिस्टॉर्शन, इंतखाबी निशान के गुमने से लेके कैंडिडेट्स की गायब होने तक को हर चीज़ को ठुकराते हुए उन्होंने इलेक्शन का रिज़ल्ट वो दे दिया जो किसी की तवक्को से भी ज़्यादा था। लेकिन अब वहाँ पे भी थम के आगे रास्ता बनाया जा सकता था। उस वक़्त भी नेशनल यूनिटी भी बनाई जा सकती थी, उस वक़्त मुल्क को भी आगे लेकर जा सकता था। लेकिन वहाँ पे फिर हमारे सियासतदान ने और हमारे इक़्तिदार वालों ने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे लोटी डालेंगे, लूट मार करेंगे और लूट मार के ज़रिए हुकूमत बना के हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम किसी को अकोमोडेट नहीं करेंगे। और उसके नतीजे में 45 और 47 का केस आपके सामने। अब आज ये सूरत हाल है और आपको तो बहुत अच्छा याद है कि इलेक्शन की जब वो हो रही थी, उसकी जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो उस वक़्त एक बात मैंने कही थी कि अगर आवाम साथ ना हो और अगर आवाम का रुख बदल जाए तो तमाम हवाओं का रुख बदल जाया करता है, इदारों से लेके अफराद तक की। आज की ये कैफियत है कि इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए लोग और ताकतवर लोग, उनका इक़्तिदार इस वक्त मुट्ठी में बंद रेत की शक्ल अख्तियार कर चुका है जो उनके हाथ से सिरकता जा रहा है। और ये शवाहिद मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा किए हैं कि जब इक़्तिदार पे गिरफ्त कम हो जाती है तो हवा से लेके चारों तरफ हर चीज़ आपके खिलाफ चल पड़ती है। दुरानी साहब, मैं आपकी बात थोड़ी सी बड़ी आपने पते की बात की है। आप बड़ी, जब ये आप इलेक्शन की नशरियात में हम इकट्ठे थे, आप ये बात कर रहे थे कि अगर ये डिफरेंट किस्म का रिजल्ट आता है, मैंडेट आता है, कोई सरप्राइज़ आती है, जो कि आई, उसको जो मर्जी कोई डिनाई करे, सरप्राइज़ आई तो ये हवाओं का रुख बदल जाएगा। मगर ये मंतकी बात आप कर रहे थे, जिस तरह मैंने कहा कि पहले ही कि मंतकी बात ये होती थी कि जब इस तरह का रिएक्शन बड़ा आता था तो दूसरी साइड थोड़ी सी बैकआउट करती थी। मगर वो मंतकी बातें नहीं हो रही। यहाँ जो नॉर्मल आप और मैं रैशनैलिटी की बातें कर रहे हैं वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही और कैसे होंगी? जब बॉडी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो कभी फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, कभी गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं, कभी आई पे इफ़ेक्ट आ जाता है, कभी। अब आप ये देख रहे हैं कि हर रोज़ हमारे मुआशरे में कोई एक ऐसा, कभी बहावल नगर में कोई हादसा हो जाता है और कभी लाला मूसा में हो मतलब ये है कि आज के दिन में आप देख लें, वकला का इशू देख लें, सोशल मीडिया पे जो उसके रिएक्शन चल रहे हैं, वकला का, आज वकला अल्लाह वास्ते का फड्डा वकला के साथ हो गया। और मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात ये नोट कर लें, मैं तजर्बे की बुनियाद पे मैथमेटिकल बात कर रहा हूं कि जब गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है तो गिरफ्त की कमज़ोरी अल्फाज से पूरी नहीं की जा सकती और ज़ोर और ज़बरदस्ती के अल्फाज और ताकत का तासुर जो होता है वो कमज़ोरी को ज़ायल नहीं कर पाता। उल्टा अगर कमज़ोरी के अंदर ताकत का तासुर बनाया जाए तो वो मज़ीद कमज़ोरी का सबब बन जाता है। और इस वक्त यही बात हमारे हुक्मरानों के समझने की है कि आज भी अगर मुल्क में आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में वापस आ जाए।
इक़्तिदार वाले पार्लियामेंट में आ जाएं और आइन के अंदर आ जाएं, आइन की हदूद में आ जाएं, तो शायद मजीद बिगाड़ कि ये आ जाए, हो जाए, व्हाट ऑट टू बी। तो हम कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑलरेडी देयर। जो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सारे नक्शे के अंदर जो आप और मैं ये खींच रहे हैं, इसके अंदर अब सारे ही इदारों में चारों तरफ, ये सड़कों पे नहीं है। आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं, आपको पता है वहाँ हम रोज़ देखते हैं कि रोज़ की ये सुर्खियाँ लग रही हैं, फिश मार्केट बन गई है और नए नेक्स्ट लेवल पे जो है ना वो बिगल चल रहे हैं, सीटियाँ चल रही हैं, लड़ाई मारकुटाई चल रही है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो हालांकि अभी ये बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि पीडीएम के अंदर इनका अच्छा खासा बड़ा अलायंस था, अब ये सिर्फ गवर्नमेंट की पार्टियाँ रह गई हैं। जो आज अकट था अपोजिशन का, ग्रैंड अलायंस थी, अब वो तकरीबन सारे ही, मौलाना फजल रहमान भी आप देखें अपोजिशन में हैं, जमात इस्लामी भी अपोजिशन में है, बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट हैं, अचकजई साहब हैं, मेंगल साहब हैं, ये सारे लोग पीटीआई के साथ फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैठने इनमें से लिए तैयार नहीं था, मगर अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो यही हाल जजों में है, यही हाल ब्यूरोक्रेसी में है, यही वकीलों में, पुलिस, सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हुई हुई है। लार्जर बड़ी पिक्चर करें तो वो बड़ी 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 तफसीशनाक है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें आके? देखें, कल डीजी आईएसपीआर ने जो बात की है, कल रात को उसके रिस्पॉन्स में पीटीआई ने जो बात की है, दोनों ने एक ही बात की है कि जी कानून और आइन की हदूद में रह के हम चलेंगे, और दूसरों को इसका भाषण दिया, प्लस उसके अलावा जो एडिटिव थे। असल मसला ये है कि हमें ये भी पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। आपने अगर मुल्क को इस वक्त ना तो कोई निगोसिएशन आमिर साहब जीएचक्यू में हो सकती है, ना कोई निगोसिएशन अदालत में हो सकती है, ना कोई निगोसिएशन किसी एम्बेसी में हो सकती है। इस वक्त अगर निगोसिएशन हो सकती है वो पार्लियामेंट में हो सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपने 8 फरवरी से पहले जो धांधली करनी थी कर ली, लेकिन 8 फरवरी के जो भी नताइज आए हैं अगर उनको आज हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान कर दे, आज प्राइम मिनिस्टर उठ के जेल के अंदर जाके बात करने के लिए तैयार हो जाए, बल्कि पार्लियामेंट में ही अगर बात करने के लिए तैयार हो जाए, तो मामला आगे चल सकता है। अगर ऐसा ना किया गया तो मैं आपको बताऊं कि इनका ना इज्जत बचेगी, ना इक़्तिदार बचेगा, और ना मुल्क का कोई भला बचेगा। और इस सूरत हाल में आवाम की मायूसी और इदारों की गिरती हुई गिरफ्त जो है वो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर देगी जिसको आज ये लोग इन्विजिज ही नहीं कर पा रहे। और आपको जो इस वक्त दहशत गर्दी का चैलेंज आपके सर के ऊपर खड़ा हुआ बैंड बजा रहा है, आप उसका एहसास ही नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम अगर कोई और ना भी देख सके तो सियासतदानों को अपनी आंख से देखना चाहिए। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस वक्त जरदारी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी उन्हें कोई कुछ कहे, लेकिन तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।